जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th के बेसिक पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड होता है जो हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कहीं कंपटीशन वगैरह में कुछ नहीं पूछा जाता, तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। ऑल्दो वो इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हमारे पास टाइम बच गया, फाइनली सारे चैप्टर्स कवर्ड रहें, तब जाकर ही उसे करेंगे, नहीं तो अभी के लिए तो उसे होल्ड पे रखते हैं। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर पे बढ़ते हैं। हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप जेई के लिए जाएं या नीट के लिए जाएं, दोनों चैप्टर या कि कोई अदर एग्जाम में आप बैठ रहे हो, यूनिट मेजरमेंट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। यूनिट क्या होता है पहले इस बात को समझते हैं, और यूनिट की ज़रूरत क्या होती है उस बात को समझते हैं। तो आपने सुना होगा कि कोई भी जैसे कि हम लोग वेदर फॉरकास्ट कर रहे हैं, या मान लो बताते हैं कि टाइम 2 सेकेंड विवाह के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कहीं से तो आया होगा। तो कहाँ से आया होगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एक फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसको साइंटिफिक मेथड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो फेनोमेना में कोई भी फेनोमेना को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट जब आपने कर लिया, तो उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड एनालिसिस करते हैं, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं, और जब मैथमेटिकल फार्मूला बन गया तब हम लोग फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो फ्यूचर इवेंट हमारे पास प्रिडिक्शन सही हुआ तो बहुत ही अच्छा, अगर गलत हुआ तो हम लोग वापस से अपने एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करते हैं। अब इस बातों से हमारा क्या फायदा सर? तो यहाँ पर जैसे ही बात किया हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट का, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, और जैसे ही मेजर की बात आई तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। यूनिट होता क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने लिया, सपोज बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 10 केजी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस ऑब्जेक्ट का मास है वो 10 टाइम्स है हमारे यूनिट का। हमारा यूनिट क्या है बेटा? केजी। तो वो केजी का 10 टाइम्स है, यानी 1 केजी का 10 टाइम्स है। अगर सिमिलरली लेंथ के लिए हम लोग बोले 5 मीटर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 मीटर हमारे पास है, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका लेंथ 1 मीटर का 5 टाइम्स है। ठीक है, और इसी को कई बार हम लोग बाद में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में भी यूज हो जाता है कि मेजरमेंट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब और क्या चला? अगर मान लो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग बोलेंगे इसको 10 टू पावर 4 टाइम्स ऑफ ग्राम। मतलब अगर हम लोग यूनिट ग्राम में रखें, तो जो मैग्नीट्यूड है ऑब्जेक्ट का वो कितना टाइम्स हो जाएगा? 10 टू पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। इस कहानी से क्या समझते हैं हम लोग कि अगर यूनिट बोला जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब कोई भी यूनिट के दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा? पहला कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब क्या है? मान लो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किसी दूसरे कंपनी में बनता है, सब कंट्री में बनता है, सपोज यूएसए में कोई प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा, और उसका कंज्यूमर कौन है भाई? इंडिया में है। ठीक है, तो अगर हमारे पास उसका कंज्यूमर इंडिया में है तो क्या होगा बेटा? क्या होगा, यहाँ से आपने ऑर्डर करा, सपोज टी शर्ट की ही बात करते हैं, तो अगर जो साइज आपने यहाँ से, तो जो आप ऑर्डर करेंगे वो किस साइज में होगा? आप अपने साइज के हिसाब से करोगे। और मान लो वो सेम यूनिट यहाँ पे फॉलो नहीं किया है, तो जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होगा उसका क्वालिटी क्या रहेगा? खराब रहेगा। सेम मशीन पार्ट्स के लिए भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, जो हमारा यूनिट बना हुआ है वो यूनिवर्सली सेम रहना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है कि ये अवेलेबल होना चाहिए। मान लो आपने मीटर स्केल की बोल दिया कि हाँ भाई ये मीटर स्केल वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, और यूएसए में मान लो वो मीटर स्केल ही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी यूनिट के दो प्रॉपर्टी होने चाहिए। पहला पहला वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब इनवेरिएबल होने का मतलब क्या हुआ कि वो हर जगह पर सेम होना चाहिए। और दूसरा, वो क्या होना चाहिए हमारे पास? हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूनिट होते हैं। कौन कौन से टाइप के यूनिट होते हैं बेटा? तो एक होता है फुट पाउंड सिस्टम, हम लोग लेते हैं। सीजीएस सिस्टम लेते हैं, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड लेते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड लेते हैं, और इंटरनेशनल यूनिट या ऐसा यूनिट भी लेते हैं। ठीक है, जो यूनिट है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट।
फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ, ये सबसे बेसिक यूनिट है, बाकी अदर यूनिट जो होंगे वो इनके रिस्पेक्ट में ही डिफाइंड होंगे। हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है बेटा हमारे पास, तो फंडामेंटल यूनिट वैसे यूनिट है जो कि सबसे बेसिक है, और बाकी सारे बेसिक होने का मतलब क्या, ये अदर यूनिट के कंपैरिजन में इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, और बाकी जितने भी अदर यूनिट हैं वो इनके टर्म्स में ही बताए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी का यूनिट कैसे बताया गया बेटा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे मीटर को, सेकंड को रिप्रेजेंट, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। यानी कि जो वेलोसिटी का यूनिट है वो डिराइव किया गया है, तो वो डिराइव्ड यूनिट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। किसके टर्म्स में डिराइव किया गया, फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में डिराइव किया गया। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होंगे, ये वैसे यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंट रहेंगे अदर यूनिट के कंपैरिजन में, इन्हें बोला जाएगा फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। चलिए हमारे पास जैसे कि बात कर रहे थे 7 तरीके के फंडामेंटल यूनिट है। पहला है हमारे पास मास, मास को अगर बात किया जाए तो उसका यूनिट है केजी, और जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं वो है केजी, ठीक है, किलोग्राम केजी। लेंथ, लेंथ है मीटर, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम, टाइम को सेकंड से। टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन, केल्विन को के से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। अब देखो बेटा अपने दिमाग में एक बार सवाल आता है कि सर करंट तो हमें पता है, क्लास 10th में पढ़ा था कि चार्ज का फ्लो रेट है, तो बेसिक तो चार्ज होना चाहिए, है ना, बट स्टिल हम लोग जो यूनिट है करंट की वो एम्पियर रखते हैं। ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी और चार्ज की डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई। तो उनके चार्ज की डिस्कवरी होने से पहले ही हम लोगों ने मान लिया था कि इलेक्ट्रिक करंट की फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, तो साइंटिस्ट के नाम पे हम लोगों ने यूनिट रखा था। अब साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट, जैसे कि आपने सुना होगा फोर्स का यूनिट न्यूटन, है ना, तो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट बताने का मतलब क्या होता था, उनको रिस्पेक्ट देना। अब किसी को आपने रिस्पेक्ट दे दिया है तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने सेम रखा। फिर आता हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी जिसके लिए कैंडेला, और फिर आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके लिए मोल। अब जैसे हम लोगों ने 7 यूनिट बना लिया, उसके बाद हमें याद आया कि भाई हम लोगों ने तो एंगल मेजरमेंट के बारे में बात ही नहीं की, ठीक है। तो अगला है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट जिसमें हम लोगों ने एंगल मेजरमेंट की बात की, तो उसमें है हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट है बेटा उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, यूनिट को रेडियन बोलते हैं, और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं। प्लेन एंगल क्या मतलब क्या हुआ कि सपोज आपका ये पिज्जा का मान लीजिए ये पिज्जा का सर्कल पोर्शन है और यहाँ से एक पोर्शन को आपने कट किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बना हमारे पास प्लेन एंगल, ये हमारे पास प्लेन एंगल। मतलब क्या है, जो आर्क ऑफ अ सर्कल है बेटा वो जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे, दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अब आर्क के बारे में चर्चा हम लोगों ने कहाँ पे कर रखी है बेटा, बेसिक मैथ्स में कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। आर्क जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो अगर एंगल छोटा रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, या एंगल छोटा रहने पे हम लोग टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कि जो ds है बेटा उस वो ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के बराबर है। यानी कि वहां से आप लिख सकते हैं आर्क, आर्क का हमारे पास वैल्यू क्या था बेटा, तो आर्क इज इक्वल टू था हमारे पास रेडियस इनटू एंगल। तो यहीं से आया कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल या रेडियन। उसकी वैल्यू को हम लोग उसको डिफाइन, अगर रेडियन को डिफाइन करेंगे तो यहां से डिफाइन करेंगे। स्टेरेडियन को अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा बेटा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर एक स्फेयर है, स्फेयर का जो एरिया या एरिया है वो सर उसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मतलब क्या है समझे कि अगर एक सॉलिड एंगल हम लोग लिए हैं तो सॉलिड एंगल को इसको स्टेरेडियन से डिफाइन करते हैं। पहली बात, एक स्फेयर का एरिया कितना होता है बेटा, 4πr² डिवाइडेड बाई r², तो r² कट गया, यानी सॉलिड एंगल कितना आ गया हमारे पास, 4π के बराबर आ गया। सॉलिड एंगल कैसा होता है बेटा, तो वाटरमेलन को अगर आपने लेने गए हो तो वहां पर जब बोलते हैं आप इसे चेक करके भैया बताओ, तो वे एक पीस को कट करके निकालता है। तो जो पीस निकला है बेटा उसका अगर आप देखें तो सेंटर पे कोई एंगल वो सबटेंड कर रहा होगा। सेम अगर आप जाएं आइसक्रीम का कोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोन को मान लीजिए, जो आइसक्रीम का कोन है वो स्क्वायर शेप का है,
एक यूनिट स्क्वायर शेप का है, और वो स्क्वायर शेप जिस स्फीयर से होगा तो वहां पे हम लोग सॉलिड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो प्लेन एंगल पे अगर हम लोग बात करें पहले, तो प्लेन एंगल पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल, और वहां से हम लोगों ने अभी अभी बात किया डी थीटा को ds बाई आर लिख सकते हैं। कुछ और बातें बेटा, कि एक सर्कल को, ये भी बातें हम लोगों ने मैथमेटिक्स में लिखी थी कि एक सर्कल में अगर हम लोग लिखें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और कई बार हम लोग इसे मिनट हैंड में भी कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 60 मिनट हैंड। तो अगर एक डॉट दिया है या एक डैश दिया है मतलब मिनट में है, अगर दो डैश दिया है मतलब सेकंड में है, तो सेकंड में अगर लिखा जाए तो 3600 सेकंड के बराबर। ठीक है, आइए सॉलिड एंगल पे आता है। तो अभी अभी जैसे बात किया था हम लोगों ने कि एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस एट इट्स सेंटर को हम लोगों ने क्या बोल दिया, सॉलिड एंगल बोल दिया। एंड सॉलिड एंगल को लिखा तो इसकी इस सिंबल को हम लोग ओम बोलते हैं, रेसिस्टेंस में आपने देखा होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ और बातें करते हैं कि यूनिट लिखने के तरीके क्या क्या है। तो देखो बेटा, कई बार आपने देखा होगा 100 मीटर्स लोग लिख देते हैं, तो जो यूनिट है बेटा उसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम लोग वही यहाँ पर लिखे, ऑल दो होते तो 8-10 पॉइंट है, बट हमारे लिए जो सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग लिख रहे हैं। तो अगर आप यूनिट को लिखे तो वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, 5 kg रहेगा। दूसरा, अगर साइंटिस्ट के नेम पे लिखा गया है कोई यूनिट, कंप्लीट नाम आप लिख रहे होंगे तो आप कंप्लीट टाइम लिखेंगे बट लोअर रोमन लेटर में रहेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक सिंगल लेटर में लिखना है तो यहाँ पर कैपिटल यूज कर सकते हैं। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट समझ ही लो, उस पर भी आते हैं। अगर लिखा हो मान लो 5 ms और दूसरा लिखा हो 5, ठीक है, 5 ms, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? तो दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ पर अगर यूनिट के बीच में जो प्रीफिक्स है एंड यूनिट है, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस नहीं है तो आप इसे मिली ले जाएंगे। ये क्या आ गया, मीटर सेकंड आ गया, बस दोनों में ये अंतर है। ठीक है, तो अगर दोनों साथ साथ हैं, ऑल्दो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, ये दोनों में ही हमारा काम हो जाता है। थर्ड फोर्थ पॉइंट्स जो है वो सब उतने खास इंपॉर्टेंट नहीं होते। चलिए आते हैं हम लोग जो बात कर रहे थे डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है बेटा, इसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट के रिस्पेक्ट में डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने बोल दिया कि डेंसिटी का यूनिट बताइए, तो डेंसिटी हमारे पास क्या है बेटा, डेंसिटी आपको याद होना चाहिए, ये है मास और ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है बेटा, वो तो है साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब। मास है हमारे पास केजी, या केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यह केजी पर मीटर क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम लोग केजी पर मीटर क्यूब, और लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब। ठीक, चलिए कुछ और बातें करते हैं। आपने सुना होगा, और ये छोटा सा टर्म काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट होता है कि मिली का मतलब क्या हुआ, माइक्रो क्या हुआ, नैनो क्या हुआ, वही सब बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अभी। आइए जरा समझते हैं। तो अगर हम लोग 10 टू पावर -1 पे जाए, तो 10 टू पावर -1 को डेसी बोलते हैं हम लोग, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है सेंटी, सेंटी मतलब 10 टू पावर -2, ठीक है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं मिली, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू पावर -3, माइक्रो 10 टू पावर -6, नैनो 10 टू पावर -9, पिको 10 टू पावर -15, फेमटो 10 टू पावर -15, एंड देन है एटो जिसको 10 टू पावर -18। फिर सेम अगर 10 का पावर पॉजिटिव में हो तो हम लोग बात करते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। हमारे लिए यहाँ तक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेटा एंड एक्सा हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट एंड टाइम मेजरमेंट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।